खड़े हो गया। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे यार, काफी लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए हैं, कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे देखा है, काफी लोगों को सेम डाउट है, भैया अभी मैं 11वीं या 12वीं कक्षा में हूँ, क्या अभी आईआईटी पॉसिबल है? यार देखो, अगर तुम 11वीं में हो तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, बिल्कुल आराम से पॉसिबल है। तुम्हारी स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। ये वीडियो है किन के लिए? जो ड्रॉपर्स हैं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं उनके लिए। यार लगभग ये सेम सा टाइम है। जब मैं 12वीं में था तब मैंने पढ़ना शुरू किया था, और उसके बाद मैंने कैसे 99.7 परसेंटाइल जेईई मेंस में हासिल करी, और आज मैं आईआईटी दिल्ली में खड़ा हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। अगर ये छोटी छोटी चीजें यार, इन छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करना सीख जाओगे, बस कुछ नहीं होता, बस आसान है। अभी है तुम्हारे पास टाइम, आराम से। जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में होता है, तब तक बहुत प्यार से तुम मैक्सिमम सिलेबस भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आईआईटी भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं बेसिक से। जेईई मेंस हमारा देते हैं 10 लाख बच्चे जो हैं वो जेईई मेंस हमारे दे रहे होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जेईई एडवांस बाद में आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा जेईई मेंस। और जेईई मेंस में एक अच्छी परसेंटाइल कितनी होती है? 99 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल का अर्थ क्या हुआ भैया? 99 परसेंटाइल का अर्थ हुआ कि टॉप 10,000 में तुम्हारी रैंक, ठीक है। और टॉप 10,000 में रैंक का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें इंडिया के टॉप एनआईटीज या फिर जो ट्रिपल आईटीज हो गए तुम्हारे, या स्टेट कॉलेजेस हो गए, उनमें तुम्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही होगी। भैया कंप्यूटर साइंस ब्रांच का इतना क्या महत्व है? कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर तुम्हें मिल रही है, इसका एवरेज पैकेज होता है 15 से 20 लाख पर एनम, ठीक है। तो सबसे पहले जेईई एडवांस बाद में आएगा, उससे पहले हमारा आता है जेईई मेंस। अगर देखो यार, मैं जब था ना, मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था कि जेईई एडवांस का कर लें, एडवांस का कर लें। एडवांस की प्रेप कुछ अलग होती है, मेंस की अलग होती है। देखो सिंपल सा है, अभी पूरा का पूरा फोकस हर एस्पिरेंट का होना चाहिए जिसकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी है तुम्हारी, फिर तो तुम एडवांस में फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं है, तुम्हारा सारा का सारा फोकस होना चाहिए जेईई मेंस पे। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक ये वाला पड़ाव पहले पार कर लिया ना, उसके बाद जो दूसरा पड़ाव होगा वो हमें आसान हो जाएगा, हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लाइक जब मैंने किया था, मेरे को जेईई मेंस के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, एडवांस के लिए तो बिल्कुल था ही नहीं। तो मैंने जब जेईई मेंस दिया ना, मेरी आई भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में आई 99.2 परसेंटाइल। उसके बाद भाई मेरे को लगा कि अगर जेईई मेंस में तेरी इतनी आ सकती है तो तू और पुश मार सकता है। और पुश मारने के बाद 99.2 से फिर मैं 99.7 परसेंटाइल पे जंप किया, ठीक है। तो इसके बाद जो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, अगर तुमने 99 मार्क जो है वो टच कर लिया, उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे होगा कि तुम एडवांस को फोड़ दोगे, चिल मारो, ठीक है। अब देखते हैं कि ये तो पूरा वो हो गया कि है क्या। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार तुम्हें पढ़ना चाहिए, कितना किस चीज को समय देना चाहिए, अब वो सब डिस्कस करते हैं। अब लगभग बहुत ध्यान से सुनो यार, सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठीक है। हमारा जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है जनवरी में, जनवरी फेब में होगा लगभग, और सेकेंड अटेम्प्ट हमारा हो रहा होगा अप्रैल में। कुल मिला के देखा जाए तो कितने महीने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी को हम आधा माने तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमारे पास है 3.5 महीने। 3.5 महीने का अर्थ है कि तुम्हारे पास 100 दिन है, 100 डेज। और चैप्टर कितने होते हैं जेईई मेंस में? 90 चैप्टर, ठीक है। 90 चैप्टर होते हैं और 100 दिन है। लेकिन अगर मैं अप्रैल वाले अटेम्प्ट को देखूं, अगर मेरी तैयारी बहुत ही ज्यादा खराब है, मैंने कुछ भी पढ़ ही नहीं रखा है, तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए। लेकिन हम इसको भी देंगे, इसको देंगे मैक्सिमम उससे, कि मैं कितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींच सकता हूं, ताकि मेरे को इस चीज के लिए कॉन्फिडेंस मिल रहा हूं, ठीक है। अप्रैल में कितने दिन है? इसमें 3.5 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 3 महीने और जोड़ दो तो लगभग 6 महीने है तुम्हारे पास। 6 महीने का अर्थ है यार 180 दिन। अभी पूरा आधा साल पड़ा है तुम्हारे पास, समझ रहे हो। 180 दिन में तो यार तुम कुछ भी कर सकते हो। जेईई तो क्या, तुम जेईई एडवांस क्या उससे भी ऊपर के एग्जाम से निकाल सकते हो। 180 दिन तो बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है। तुम्हारे पास आधा साल है अभी। हमें टारगेट ये करना, अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी है, अगर बिल्कुल भी अच्छी तैयारी नहीं है, ये तो देना ही देना है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे। पर टारगेट हमारा मेन ये होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर हमें इसमें 99+ परसेंटाइल हमारी आ जाए, ठीक है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अब चलते हैं, अब उन 90 चैप्टर को किस प्रकार करना है। 3.5 महीने का टाइम है मेरे को, तो 6 या 6.5 महीने का टाइम है। तो चैप्टर मेरे पास कितने? 90। मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में ऑन एन एवरेज 30 चैप्टर हैं, ठीक है। अब एक जेईई मेंस में अगर मेरे को 99+ परसेंटाइल चाहिए, तो मेरे को लगभग 175 से 190 तक नंबर लाने पड़ेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और 180 से 205 तक नंबर लाने पड़ेंगे सेकेंड अटेम्प्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को कितना पेपर करना है? 300 नंबर का पेपर है मेरा।
मतलब है कि मैंने अगर 60% 70% पेपर कर दिया ना, 60% पेपर अगर मैंने कर दिया तो मैं टॉप 1% जनता में पहुंच जाऊंगा कि जिनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही होगी टॉप NITs, टॉप स्टेट कॉलेजेस या किसी भी और कॉलेज में, ठीक है। जेईई मेंस की बात करें, एडवांस की अभी बाद में करेंगे जब एडवांस का समय होगा। अभी सारा फोकस किस पे होना चाहिए? मेंस पे, ठीक। मतलब मेरे को बस 60% नंबर चाहिए होते हैं। इसका तात्पर्य ये होगा कि अगर मैंने 60 से 70% सिलेबस कर लिया तो मेरे इतने नंबर आ सकते हैं। अगर मैं 80% एक्यूरेसी मानूं, एक आम बंदे की 80% एक्यूरेसी होती है कि लाइक अगर तुमने 60% चैप्टर कर रखे हैं तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जेईई में 60 के 60% नंबर आ रहे होंगे, अच्छे जगह रखे हैं। तुम्हारी 80% एक्यूरेसी मान लेना, मतलब 3/5 इंटू 4/5 इतने आ जाएंगे तुम्हारे नंबर। मतलब 60% का 80% करोगे और फिर 300 का वो करोगे, उतने नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। उस हिसाब से अपना सिलेबस कर लेना। और एक्यूरेसी कैसे ठीक होगी? एक्यूरेसी होगी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने से। टेस्ट देने से ऐसा मत करना यार, अगर तुम्हारा ये भी टारगेट है ना अप्रैल अटेम्प्ट, तो ये मत करना कि तुम मॉक्स ही ना दे रहे हो। मॉक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। मैटर नहीं करता तुमने कितना सिलेबस कर रखा है, कितना कुछ भी छोड़ रखा है, कुछ आता है नहीं आता है, कोई भी टेस्ट हो उसको देना ही देना है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए तुम मॉक्स को छोड़ रहे हो। इससे कुछ ना कुछ सीखोगे यार। अगर तुम्हें 0 नंबर का आता है तब भी पेपर दो, कम से कम ये सीखोगे अगर 4 ऑप्शन है, मेरे को क्वेश्चन नहीं आता तो मैं कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर सकता हूँ, बाकी की स्ट्रेटेजी होती है, टाइम कैसे मैनेज होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी नहीं लग रही, सिर्फ सिलेबस कवरेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। मॉक से तुम और चीजें सीखते हो, टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और चीजें कैसे कर सकते हैं, लाइक ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वापस चैप्टर्स पे आते हैं। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ्स। मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को 190 नंबर चाहिए। तुम्हें पता है फिजिक्स में जैसे जेईई मेंस की होती है ना, अगर तुम PYQs कर लो किस किस ईयर के, 2022, 2023 और 2024, इन 3 साल के तुम PYQs करके चले जाओगे ना फिजिक्स अच्छे से, तो इसका मतलब ये है तुम्हारे 80+ नंबर फिजिक्स में कोई रोक ही नहीं सकता। इसको एक बार मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखो यार, फिजिक्स में कितने चैप्टर? हमारे 30 चैप्टर हैं। और फिजिक्स में मैंने बताया कि 3 साल की PYQs 2022, 2023 और 24 जेईई मेंस के अगर तुमने लगा लिए तो तुम 80+ मार्क्स बहुत प्यार से स्कोर कर सकते हो जेईई मेंस में, ठीक है। मैंने अपने टाइम में 2022 का जेईई मेंस दिया था। मैंने क्या किया था, 2020 और 2021 की PYQs करे थे, NCERT और थोड़ी बहुत जो मॉड्यूल होती है उसके साथ, और मेरे फिजिक्स में 92 मार्क्स आ गए थे, ठीक है। मतलब 2 जो इंटीजर टाइप वाले सवाल थे वो गलत थे, मेरा एक भी वो गलत नहीं था, जो MCQ टाइप होता है एक भी गलत नहीं था। 80+ मार्क्स तुम्हारे वर्स्ट केस में भी आ जाएंगे। 2022, 23, 24 काफी सारे PYQs से सारे के सारे कर लोगे तो तुम्हें पता होगा कि कैसे करना है, ठीक है। बस इतना कर लेना, फिजिक्स में 80+ नंबर आ जाएंगे। और ऐसा मत करना जैसे मुश्किल चैप्टर्स हैं, अगर भाई तुम्हारी मैकेनिक्स वीक है, लाइक मेरी वीक थी, तो भाई मैं रोटेशन पे क्यों टाइम दूं? मैंने बस एक रोटेशन की फॉर्मूला शीट बनाई, मैंने रोटेशन में ज्यादा सोचा ही। अगर रोटेशन के 2 टाइप के सवाल आएंगे, पहला फॉर्मूला बेस्ड कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेगा, कुछ और पूछ लेगा, वो मैं डायरेक्ट, मेरे को फॉर्मूला याद है मैं कर दूंगा। दूसरा कॉन्सेप्चुअल, भाई मेरे से नहीं हो रहा रोटेशन, मैंने छोड़ दिया, आएगा आगे बढ़ जाऊंगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। सिंपल सा। अगर तुम्हारी मैकेनिक्स वीक है भाई, रोटेशन को छोड़ दो। टाइम मांग रहे 1-1.5 महीना चैप्टर मांग रहे, नहीं देना भाई इतना टाइम, आसान से चैप्टर करो यार। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। मॉडर्न फिजिक्स को कर लो अच्छे से। मॉडर्न फिजिक्स लगभग 20 नंबर की आती है, मतलब 4 से 5 सवाल आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के। मॉडर्न फिजिक्स कर लो, ऐसे आसान चैप्टर टारगेट करो, PYQs कर लेना सारे के सारे। फिजिक्स में 80+ नंबर आने से तुम्हारे नहीं रुकेंगे। बस ये हो गया फिजिक्स का। अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। अब हमारा अगला सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री सही में एक मिस्ट्री है, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैं इसको ऐसे पढ़ता था, कैम इज ट्राई, मतलब जो केमिस्ट्री होगी वो करने से ही होगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक, इसमें 3 चीजें आती हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और अपनी आ जाएगी तीसरी इनऑर्गेनिक। मैंने केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी थी, और मेरे एट लास्ट केमिस्ट्री में तुम समझोगे ना 75 से 80 नंबर आए थे। केमिस्ट्री में 75 से 80 नंबर ना ज्यादा है ना कम है, अच्छे मार्क्स हैं। इसमें तुम 99+ परसेंटाइल सब्जेक्ट वाइज आराम से स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर तुम्हारे 75 से 80 नंबर आ रहे हैं केमिस्ट्री में, वो एक अच्छे डिसेंट मार्क्स माने जाते हैं। अब फिजिकल का सिंपल सी चीज है भाई, फॉर्मूला शीट। बच्चों को यही नहीं पता होता है कि ये क्या क्या गिवन है। भाई बस क्वेश्चन फिजिकल के पढ़ोगे ना, न्यूमेरिकल टाइप में आते हैं, उनमें ऑप्शन होता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, पढ़ोगे ना। फॉर्मूला शीट तुम्हारे पास होनी चाहिए जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा मेरे को गिवन ये चीज है और मेरे को निकालना ये है।
अगर मेरे को ऐसा ऐसा गिवन हो, ये 4 चीजें इस फॉर्मूले में आती हैं, इसको ऐसे अप्लाई करना होता है। फिजिकल में ऐसे सवाल आते हैं कि तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। मैक्स टू मैक्स मुश्किल से मुश्किल बनाने के लिए वो 2-3 चैप्टर्स को मिक्स कर देंगे, इससे ज्यादा मुश्किल फिजिकल में नहीं देते। ठीक है, फिजिकल अगर जिसको मुश्किल लग रही है फॉर्मूला शीट बना लो और क्वेश्चंस ट्राई करो, PYQs करो। इसका भी सेम 2022, 2023 और 2024 इन 3 साल के जेईई मेंस के सारे PYQs कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड बता रहा हूँ, मॉक्स और PYQs अब इस टाइम पे इनसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मॉड्यूल से ज्यादा जरूरी पता है क्या, ये है मॉक्स और PYQs। सिर्फ PYQs मत करना, सिर्फ मॉक्स मत करना, मैंने दोनों बोले हैं साथ में। ठीक है, इसी को ध्यान मत रखना। ऐसा मत करना कि कहते हैं सिर्फ मॉक्स टेस्ट दे रहे हो या फिर PYQs नहीं कर रहे हो, या उल्टा जो भी है वाइस वर्सा। ठीक है, फिजिकल को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब ऑर्गेनिक से पहले हम इनऑर्गेनिक पे चलते हैं। इनऑर्गेनिक जेईई मेंस में पूरी की पूरी NCERT से आती है। मैं क्या करता था, सबसे पहले जब मैं सुबह पढ़ने बैठ रहा हूँ ना, मेरा क्या रहता था ना, जब मैं सुबह पढ़ने बैठ रहा हूँ ना, तो लाइक मैं 4 बजे अगर उठ रहा हूँ तो 4 से 6 मैंने कुछ ऐसी चीज कर ली जो मेरे को पसंद नहीं है। उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके मैं 8 बजे वापस पढ़ने बैठ रहा हूँ, तो मैं इनऑर्गेनिक की NCERT डेली खोल लेता था। लाइक अक्टूबर से लेके मैंने बिल्कुल एंड तक किया था अपने जेईई एडवांस तक। मैं इनऑर्गेनिक की NCERT पूरी खोल लेता था एंड डेली बैठ के उसको पढ़ता था। एक चैप्टर लाइक हाइड्रोजन चैप्टर मैंने खोला, हाइड्रोजन चैप्टर पूरा पढ़ा, मेन चीजें अंडरलाइन कर ली। ठीक है, ऐसे ही मैंने हाइड्रोजन, S ब्लॉक, P ब्लॉक वगैरह सारे चैप्टर, तो मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम सारे इनऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है, सिर्फ रीडिंग मारनी है NCERT की, और जो मेन चीजें लगे उनको लिख लो, अंडरलाइन कर लो। ठीक, अगले हफ्ते भी किया, अगले हफ्ते भी किया, तो अगर तुम ये काम 12 से 17 से 19 हफ्ते करोगे तो मतलब ये होगा कि तुमने पूरी की पूरा सिलेबस 19 बार रिवाइज कर लिया। मेरा इनऑर्गेनिक में बिलीव करो यार, लगभग अगर मान लो 10 सवाल आ रहे हैं ना, तो मेरे 10 में से 9 सवाल हो जाते थे। मतलब एक आधा सवाल इसलिए गलत हो जाता था कि याद नहीं रहा या कुछ और हो गया। बाकी इनऑर्गेनिक में मैंने 90% एक्यूरेसी थी। बस इतना मैं NCERT पढ़ के गया था, मेंस के लिए भी एडवांस के लिए भी। ठीक है, इनऑर्गेनिक इतना सिंपल सा गेम है, डेली पढ़ो। उस टाइम पढ़ो जब तुम्हारा माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव तुम्हें लग रहा हो, तुम फ्रेश हो। क्योंकि इनऑर्गेनिक ऐसा नहीं होता कि तुमने 6 घंटे मैथ्स कर लिया उसके बाद इनऑर्गेनिक पढ़ने बैठे हो तो तुम बोर हो जाओगे यार। तुम पहले ही एग्जॉस्ट होके बैठे हो, तब पढ़ना, तब तुम्हारा माइंड एग्जॉस्ट ना हो तभी ग्रैस्प कर पाओगे। इनऑर्गेनिक में रटना पड़ता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ, उसको जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे ना उतना, कम से कम 12 बार और 19 बार तक पढ़ लो, और ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी पढ़ लो यार, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। इनऑर्गेनिक का सिंपल सा है, जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब आते हैं यार ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है। ऑर्गेनिक यार पता है क्या है, मेरी कोचिंग में भी खत्म हो गई, मैंने कर भी ली, मैंने नोट्स बना लिए, तब भी मुझसे सवाल नहीं हो रहे थे। मेरे को समझ नहीं आया क्यों नहीं हो रहे। इसका रीजन पता है क्या था, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई लगभग 2 से 4 सवाल आते हैं हर पेपर में, मतलब 8 से 16 मार्क्स की GOC आती है, प्लस I इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये GOC की जो बेसिक है ना, कि क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कुछ होता है, ऑपरेट कैसे कर रहे होते हैं, बॉन्ड्स कैसे बन रहे होते हैं, जो बेसिक चीजें ना, अगर ये पता होगी। कई बार तो आंसर सीधा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, तो बस मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछ लेता है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक में GOC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वो पूरा लैग कर दिया था। इसके लिए सबसे पहले ऑर्गेनिक जब भी स्टार्ट करो ना, GOC से करना, एंड GOC एक अच्छे टीचर से करना जिसका तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा हो, एंड साथ ही साथ इसकी DPP करते चलना। ठीक है, देखो यार बाकी सब्जेक्ट में मैंने फिर भी नहीं बोला कि इनकी DPP करो या ना करो। ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस मांगता है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इतने सारे रिएजेंट्स वगैरह होते हैं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं मैं भूल रहा हूँ। ऐसा याद कब रहेंगे, जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके ऑर्गेनिक की उतनी प्रैक्टिस करना। जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, मैंने भाई पंकज सर से करी थी फिजिक्स वाला के, उन्होंने ऑर्गेनिक में बड़े बड़े सवाल कराते थे, लाइक A दे दिया, फिर ये डाल दिया, फिर B से Z तक उन्होंने 26 रिएजेंट डाल देते थे एक ही सवाल के अंदर। तो वैसे सवाल करोगे ना, एक ही सवाल के अंदर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगी। किसी अच्छे टीचर से पढ़ना, किसी से भी पढ़ सकते हो, तुम्हारी कोचिंग का हो सकता है, पंकज सर हो सकते हैं, यूट्यूब पे कोई हो सकता है, या तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, पर सवाल अच्छे करना ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। ऑर्गेनिक का कॉन्फिडेंस कैसे होगा बूस्ट, GOC से, एंड धीरे धीरे एक स्टेप करके आगे बढ़ना। 11th की केमिस्ट्री में सिर्फ GOC मेन है, बाकी जो अगले चैप्टर में जो भी आती हैं चीजें वो आगे 12th में भी आ जाती हैं, तो उन चीजों को थोड़ा थोड़ा तुम स्किप कर भी सकते हो। NCERT की रीडिंग ऑर्गेनिक की भी कर लेना, क्योंकि हर बार सवाल रीजन पे नहीं आते हैं, कई बार वो बेसिक सवाल भी पूछ लेते हैं 4 ऑप्शन देके कि इनमें से ये क्या है वो होगा, तो वो उस टाइप के सवाल भी तुम गलत ना करो। केमिस्ट्री का ध्यान से देख लो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मैंने बता दिया है कि DPP भी करना, सवाल करने बहुत जरूरी है। इनऑर्गेनिक में बुक की रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड फिजिकल में तुम्हारी फॉर्मूला शीट और उससे सवाल प्रैक्टिस करने तुम्हें पता होनी चाहिए कि कैसी चीज अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डरावना
तो अब तक देखो यार, अगर कायदे से देखें, फिजिक्स में मैंने मान लिया मेरे 80 नंबर आ गए, केमिस्ट्री में मैंने मान लिया मेरे 70 नंबर आ गए, टोटल कितना हो गया 150 नंबर। मेरे को चाहिए कितने, लगभग 190 नंबर। मतलब गणित में यानी कि मेरे को मैथ्स में 40 नंबर चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। 40 नंबर का मतलब है सिर्फ 10 सवाल करने हैं यार मेरे को, केवल और केवल 10 सवाल। डरना नहीं है। मैथ्स भाई मुश्किल आता है, सबसे मुश्किल आता है जेईई मेंस में मैथ्स। मैथ्स इज रैंक डिसाइडर। जो तुम्हारी रैंक डिसाइड करता है ना, वो मैथ्स करता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, कि मैक्सिमम बच्चों के भी 30-40 नंबर उन्होंने एवरेज आ जाते हैं। केमिस्ट्री में भी 30-40 नंबर आ जाते हैं। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 80 और 70 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। अब जो मैथ्स है ना, उसमें तुमने अगर 40 से 60 नंबर खींच दिए, इतना पुश कर दिया, मतलब 10 से 15 सवाल 25 या 30 में से अगर तुमने इतने कर दिए, तो तुम्हारी 99+ परसेंटाइल तो मतलब ऐसे लिख के ले लो, कहीं गई ही नहीं। इंडिया के टॉप कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस ब्रांच तुम्हें मिल जाएगी, IITs के अलावा जितने भी हैं। ठीक है, मैथ्स में 40 से 60 नंबर कैसे आएंगे? देखो, सबसे पहले भाई इंपॉर्टेंट है तुम्हारे PYQs, प्रैक्टिस। मैथ्स में जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस के लिए डेली 2 घंटे दे दो, मिनिमम 2 घंटे दे दो। तुम्हें आना चाहिए। देखो, 2 तरीके होते हैं। तुम्हारा मैथ्स तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसी दुश्मन पे वार करो जिसको तुम परास्त कर सकते हो, मतलब जिसको तुम हरा सकते हो। मैं सिर्फ वही सवाल पकड़ूंगा जिसका मेरे को यकीन होगा कि हाँ मैं इसको सोल्व कर लूंगा। ईगो पे नहीं लेना है सवाल। देखा, हो सकता है भाई तूने कोनिक सेक्शन में 6 महीने दिए हो अभी तक, और हो सकता है कोनिक सेक्शन में सवाल आए और नहीं बने, भाई छोड़ दे उसको। मैथ्स को कभी भी ईगो पे नहीं लेना होता। जो मैथ्स के टॉपर्स होते हैं ना, उन्होंने भी आज तक कभी मैथ्स को, मेरी मैथ्स में 99.9 परसेंटाइल थी, मैंने खुद मैथ्स को कभी ईगो पे नहीं लिया था। मेरा सिंपल सा उसूल था कि अगर नहीं बनेगा छोड़ दूंगा। जो मैथ्स के जितने भी टॉपर्स हैं उनका भी सिंपल सही होता है, ईगो पे नहीं लेना होता मैथ्स को कभी भी। अगर सवाल नहीं बन रहा है, सवाल को छोड़ दो, आगे बढ़ो। तुम्हें बस 10 से 15 वो सवाल ढूंढने हैं जो तुम हरा सकते हो। अगर तुमने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रखी है ना, बहुत प्यार से मिल जाएंगे 10 से 15 सवाल। 40 से 60 नंबर अगर इसमें आ गए तो इसका मतलब है कि भाई मुबारक हो, तुम जेईई मेंस तुमने क्वालिफाई कर लिया है 99+ परसेंटाइल से। और उसके बाद भाई, इसके बाद पूरा का पूरा फोकस हमारा जेईई एडवांस पे होगा। ठीक है, तो यार उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तुम्हारी कोई ना कोई सहायता हुई होगी। एंड लास्ट में जाने से पहले एक चीज और बता देता हूँ। ज्यादातर बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। जब भी किसी चीज का मन ना लगे ना, टाइम टेबल बना दो। भाई मैं ये करता था, कल मेरे को काम करना है, ऐसे मत करना पूरे हफ्ते का बना दिया टाइम टेबल ना। अब मेरा कल है, मेरे को पता है कि कल मेरे को वहां से वहां बैंक जाना पड़ सकता है, ये करना पड़ सकता है, वो करना पड़ सकता है। उसके हिसाब से मैं एक कॉपी लूंगा और उसमें टाइम टेबल बनाऊंगा कि 9 से 10 मेरे को ये करना है, 10 से 11 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक पढ़ना है, इसमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है। इससे क्या होगा ना, तब तुम्हारा वो टाइम होगा ना, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा 9 से 10, लेकिन तुमने पता है, तुमने लिख रखा है कि तुम्हें इस टाइम ये करना है, तो तुम्हारा खुद से खुद मन करने लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा पढ़ाई का मन ही ना हो रहा हो। ठीक है, अपने आप तुम्हारा ब्रेन जो है तुम्हें पुश कर रहा होगा। टाइम टेबल बनाना बस डेली का सोने से पहले कि कल मेरे को ये चीजें करनी है, ये करनी है। और अगले दिन जब बनाओ ना, अगले दिन का, तो पिछले दिन का देखना कि मैंने ये चीजें बनाई थी और ये चीजें फॉलो नहीं हो पाई। बिलीव करना, 30 दिन के अंदर ना तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 2x हो जाएगी। बस इतना सा काम करने, सोने से पहले बस 10 मिनट इस चीज को देनी है। ये फॉलो करके देख लेना, 30 दिन के बाद तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 2x हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीजों का फॉलो कर लेना यार। मैंने अपने टाइम पे ये चीजें फॉलो करी थी। मॉक्स देना, PYQs करना, टाइम टेबल बना के रखना, एंड लेक्चर वगैरह जो भी चीजें बताई मैंने, ऑर्गेनिक का बताया, फिजिकल का बताया, मैथ्स का बताया, फिजिक्स का बताया, इन चीजों को बहुत ध्यान से कर लेना। बाकी तुम्हारा जेईई मेंस हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड व्लॉग वगैरह तुम देखते ही होगे, मोटिवेशन वगैरह मिलता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। आज पूरा ये सेटअप वगैरह किया यार, पूरा IIT ONE स्टूडियो में आया था, यहाँ पे पूरा अच्छे से वीडियो बनाई यार, काफी दोस्तों ने सपोर्ट किया। थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल द बेस्ट। जाओ मचा दो, फोड़ दो। सो रहा है भाई अपना स्टूडियो, देख सकते हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो, ये कपड़े को गीला, पता क्या कहते हैं, तो मेरे से क्यों पूछे,